दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की प्यार में पड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर वो दिल्ली चली आती है। वहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ लगभग 2 महीने तक रानी की जैसी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन 2 महीने के बाद उसकी ज़िंदगी नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। उसके साथ कुछ ऐसा दर्दनाक होता है कि वो 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले के ही एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था आरती। आरती के परिवार में उसकी माँ, उसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। आरती देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। आरती के पिता नहीं थे इस दुनिया में। वो लोग जब छोटे छोटे थे तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। उसकी माँ किसी तरह से मजदूरी करके सभी की परवरिश करती है। हालांकि आरती गरीब घर में पैदा हुई थी, लेकिन वो बेहद हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो एक गरीब घर की लड़की है। आरती की 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। 12वीं पढ़ने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब कॉलेज के ही दौरान आरती की मुलाकात होती है एक गौतम नाम के लड़के से। अब जो लड़का था वो भी देखने में काफ़ी हैंडसम था, बहुत ही स्मार्ट था। रोज़ाना वो नई नई गाड़ी लेकर कॉलेज आया करता था। अब जब गौतम की नज़र पड़ती है आरती पर तो धीरे धीरे उससे बात करता है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब आरती कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उसकी उम्र होती है लगभग 19 साल। अब एकदम जवान होती है, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो गौतम भी उसकी खूबसूरती पर फिसल जाता है। धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में प्यार में बदल जाती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। वो दोनों आए दिन एक दूसरे से बातें करते, मिलना जुलना शुरू कर दिए थे। कॉलेज में भी जाते तो एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारा करते। कॉलेज के अलावा वो दोनों चले जाते थे इधर उधर घूमने के लिए। अब इसी तरह से उन दोनों के प्रेम प्रसंग को लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब धीरे धीरे करके यह बात गौतम के माता पिता को पता चल जाता है, क्योंकि जो गौतम था कोई आम लड़का नहीं था, वो बहुत ही बड़े घर का लड़का था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे। जब उन लोगों को पता चलता है कि गौतम एक गरीब घर की लड़की को पसंद करता है, अब उसके माता पिता गौतम को खूब खड़ी खुटी सुनाते हैं, भला बुरा कहते हैं। गौतम के पिता कहते हैं कि अगर तुमने उस लड़की से बात की तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दूंगा और मेरे साथ तुम्हें बिजनेस में हाथ बटाना होगा। इधर जब आरती की माँ को यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी इतने बड़े घर के लड़के को पसंद करती है, उसके साथ घूमना फिरना करती है, तो आरती की माँ तो यह सोचकर घबरा जाती है और डर जाती है कि कहीं वो लोग आरती के साथ कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इतने बड़े घर के लोग कभी गरीब लड़की से शादी नहीं करेंगे। आरती की माँ आरती को समझाती है और कहती है कि बेटा उस लड़के से बात करना छोड़ दो, वो लोग दौलतमंद हैं, हम ठहरे गरीब लोग, हमारे घर में कभी वो लोग रिश्ता नहीं करेंगे, हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दें। लेकिन उस वक्त आरती प्यार में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि किसी की भी बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। आरती अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहती है। इसी तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजरता है। गौतम और आरती प्लानिंग बनाकर भागकर चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली की पहाड़गंज इलाके में वो दोनों एक कमरा लेते हैं किराए पर और वहीं रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो दोनों खूब मज़े करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्योंकि दोनों घर से कुछ पैसे लेकर ही भागे हुए थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 2 महीने तक आरती बहुत खुश रहती है, क्योंकि गौतम उसे अच्छे से रखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता है। आरती अपनी माँ को भी भूल गई थी, परिवार को भी भूल गई थी। लेकिन जैसे जैसे 2 महीने का वक्त गुजरता है, अब उसको गौतम का असली रंग सामने दिखने लगता है। अब जो गौतम था, कहीं ना कहीं उसका आरती से मन भरने लगा था।
अब थोड़ी थोड़ी बातों पर गौतम उससे झगड़ा कर लिया करता था, थोड़ा थोड़ा नुक्स निकालकर उससे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, अब जो गौतम था वो अपने घर पे अपनी माँ को फ़ोन करता है और फ़ोन करके रोने लगता है और कहता है कि माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो गौतम की माँ थी वो कहती है कि बेटा, अगर घर की याद आ रही है तो तुम घर क्यों नहीं चले आते और तुमने ऐसा काम क्यों किया, लो तुम्हारे पापा से बात करो। अब उसी वक्त गौतम की माँ उसके पापा से बात करवाती है। गौतम के पिता कहते हैं कि बेटा, तुमने जो गलती कर ली है सो कर ली, लेकिन अब इस गलती को सुधारो, तुम वहाँ से सीधे घर चले आओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम उस लड़की को लेकर मत आना। अब जो गौतम था वो भी समझ गया था कि उसे क्या करना है, और वैसे भी आरती से तो उसका मन भर ही गया था। अब इसी तरह से 1-2 दिन का वक्त गुजरता है। बात बात पर गौतम आरती के साथ झगड़ा लड़ाई करता, उसके साथ मारपीट करता। अब एक दिन की बात है कि गौतम कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपने गांव। आरती जब यह बात सुनती है तो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी लेकर जाओ। गौतम कहता है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, मेरे पापा ने कहा है मुझे अकेले आने को, तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, तुम अपना समझ लो। अब उसी वक्त गौतम अपना बैग पैक करता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब गौतम के चले जाने के बाद आरती का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो तो दूसरे शहर में थी, किसी से कोई जान पहचान नहीं था, यहाँ तक कि आजू बाजू के लोग भी किसी के घर में नहीं झांकते थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, खाना पीना सब छोड़ देती है। इसी तरह से धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। अब एक दिन की बात है कि जब आरती सोती है तो 2 दिनों तक वो उठती ही नहीं है। जब 2 दिनों तक वो उठती नहीं है तो आजू बाजू के जो भी किराएदार थे, जो भी महिलाएं थी, आपस में बातें करने लगती है कि इस रूम में जो लड़की रहती है वो नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, और कमरा भी अंदर से बंद है। सभी महिला आपस में बातचीत करके दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब एक आदमी को बुलाकर वो लोग दरवाज़ा तुड़वाते हैं। तब जाकर अंदर जाकर देखती है तो वो लोग भी दंग रह जाती है। आरती की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अगर और एक दिन कोई उसके पास नहीं जाता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वही महिलाएं मिलकर आरती को ले जाती हैं नज़दीकी बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में। वहां ले जाकर सभी एडमिट करवा देते हैं। उसके बाद जो भी महिलाएं थी सभी अपने अपने घर चली आती हैं। आरती वहां पर लावारिस पेशेंट बनी हुई थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इसी तरह से धीरे धीरे 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। 10 दिनों तक आरती वहीं पर एडमिट रहती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर सभी टेस्ट वगैरह करते हैं, दवा वगैरह अच्छे से देते हैं। सारा टेस्ट भी उसका क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब एक दिन आते हैं डॉक्टर और आरती से कहते हैं कि तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जब यह बात आरती सुनती है तो उसका चेहरा उतर जाता है और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आरती जब एडमिट थी वहाँ पर उसको सुबह का नाश्ता मिलता था, दोपहर का खाना मिलता था, शाम का नाश्ता मिलता था और रात का खाना भी मिलता था। तो वहाँ पर उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसी वजह से आरती नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल को छोड़कर फिर से अपने किराए वाले कमरे पर चली जाए। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी लगभग 2 दिन तक आरती उसी वार्ड में रुक जाती है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर डॉक्टर आते हैं और देखते हैं आरती को, तो डॉक्टर बहुत गुस्सा करते हैं और आरती को धमका कर कहते हैं कि तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया है, तुमको जब छुट्टी मिल गई है तो तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। आरती सारी कहानी बताती है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल है, तरह तरह के पेशेंट आते हैं यहाँ पर, सभी का इलाज होना जरूरी है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब ना चाहते हुए भी उस वार्ड से आरती को निकलना पड़ता है। अब धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल के बाहर आती है तो आरती की नज़र पड़ती है एक साइड पर, जो कि अच्छा सा घर बना हुआ था बस स्टैंड की तरह। वहाँ पर सभी औरतें प्लास्टिक का चटाई बिछाकर बैठी हुई थी। लगभग 100 से भी ज़्यादा औरतें और मर्द वहाँ पर बैठे हुए थे। अब आरती भी सोचती है कि मैं भी जाकर वहीं पर बैठ जाती हूँ। आरती एक प्लास्टिक का चटाई लेती है और वहीं पे बगल में बिछाकर बैठ जाती है।
अब वहाँ पर आरती की ज़िंदगी भिखारी की तरह हो जाती है, भिखारी की तरह ज़िंदगी वो गुजारने लगती है। वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी, सभी महिलाओं के बीच में आरती भी अपना जगह बना लेती हैं। वहाँ पर सुबह शाम बड़े बड़े लोग आते थे गाड़ी लेकर, वहाँ पे जितने भी लवारिस लोग थे सभी को नाश्ता और खाना देने के लिए। बस उसी तरह आरती का भी गुजारा वहाँ पर होने लगता है। इधर जो गौतम था, जब वो अपने गांव जाता है तो उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फिक्र ही नहीं था कि वो क्या काम करके आया है, वहाँ पे किसी लड़की को छोड़ कर आया है। फ्री माइंड जैसे वो घूमा करता था, बेफिक्र होकर वैसे घूमने लगता है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, कोई किसी तरह का कोई एक्शन लेने वाला नहीं था, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था और वो गरीब की लड़की को भगा कर ले गया था। इस वजह से जो आरती की माँ थी वो भी कुछ नहीं कर पाती है। अब एक दिन की बात है कि जो आरती की माँ थी, जब उन्हें पता चलता है कि गौतम अपने घर आ गया है, अब जो आरती की माँ थी डरते हुए जाती है गौतम के घर। जब वो गौतम के घर जाती है तो देखती है कि गौतम और उसके माता पिता घर पर ही है। आरती की माँ कहती है कि आपका बेटा तो घर आ गया, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आया है इसने। गौतम के पापा कहते हैं कि आपकी बेटी कहाँ गई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और हमने ठेका नहीं ले रखा है आपकी बेटी का। मेरा बेटा घर से गया था और वो सही सलामत घर आ गया है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन आरती की माँ कहती है कि आपके बेटे ने ही तो लेकर गया था ना उसको, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहाँ है। लेकिन जो गौतम के पापा थे अब उल्टा सीधा कहने लगते हैं। आरती की माँ डर जाती है और चुपचाप वो फिर अपने घर चली आती है। घर आकर रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वो एकदम लाचार हो गई थी, किससे सहारा लेती, किससे मदद करती, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। आरती की ज़िंदगी उसी हॉस्पिटल के बाहर बद से बदतर हो गई थी। धीरे धीरे करके लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। 3 महीने तक आरती की हालत तो और भी ख़राब हो जाती है। इतनी खूबसूरत जो लड़की थी वहाँ जाकर एकदम बदसूरत बन गई थी। ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, बस वहीं पर औरतों के बीच में सोती थी। अब एक दिन की बात है कि जिन महिलाओं के बीच में आरती रहती थी, उन महिलाओं को आरती अपनी आप बीती सुनाती है। दरअसल जब आरती कॉलेज एडमिशन करती है तो कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों में ही आरती का पहले भी एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अजय। अजय बहुत ही अच्छा लड़का होता है, पढ़ाई लिखाई में तेज होनहार लड़का, बहुत ही शरीफ। अजय आरती को पसंद करता था और आरती भी उसे पसंद करती थी। हालांकि जो अजय था वो थोड़ा गरीब लड़का था, गौतम की तरह अमीर नहीं था। उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी थी, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन अचानक से गौतम की एंट्री हो जाती है आरती की ज़िंदगी में। जब गौतम पहली बार उस कॉलेज में आता है और आरती को देखता है तो आरती की खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। अब गौतम उसी दिन ठान लेता है कि इस लड़की को तो मैं पटा कर ही रहूँगा। अब जब भी वो कॉलेज आता, अलग अलग दिन वो अलग अलग तरह के कार में आता, बाइक में आता, कभी आता वो बुलेट में तो कभी आता केटीएम में। इस तरह के अच्छे अच्छे बाइक में रोज़ाना आता और जो उसका गेटअप होता वो एक्स्ट्रा लेवल का ही होता। अब धीरे धीरे करके वो आरती से बातचीत शुरू कर देता है, उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब जो आरती थी कहीं ना कहीं वो भी उसकी बातों में आ जाती है। धीरे धीरे करके वो अजय से दूरी कर लेती है, लेकिन यह बात अजय को अच्छा नहीं लगता था। अजय गौतम के बारे में अच्छे से जानता था कि वो लड़का कैसा है। भले ही वो अमीर बाप का बेटा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा भी सलीका नहीं है। किसी की किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है, किस तरह से उसके अदब बात किया जाता है, इसका थोड़ा भी उसे लिहाज नहीं है। और गौतम इससे पहले 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, यह बात अजय अच्छे से जानता था। अब एक दिन की बात है कि अजय आरती से मिलता है और कहता है कि आरती, जिस लड़के से तुम बात कर रही हो ना, उस लड़के से तुम दूरी बना लो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देगा, वो लड़का अच्छा नहीं है। आरती कहती है कि अजय तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो लड़का मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छे से बातचीत करता है, मेरी मदद करता है, इस तरह से तुम उसके बारे में नहीं कह सकते, वो लड़का बहुत अच्छा है। जब अजय इतना सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। आरती कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो लड़का भी मुझे अच्छा लगता है। अगर इस बात पर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। अब अजय कहता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, तुम्हारी जिसमें
इसमें खुशी तुम वो कर सकती हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सही गलत समझाने वाला। अब उसी दिन से अजय धीरे धीरे करके आरती से दूरी बना लेता है। उधर जो आरती थी धीरे धीरे करके गौतम के नज़दीक चली जाती है और फिर गौतम से वो सच्चा प्यार कर बैठती है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन गौतम आरती को लेकर दिल्ली के पहाड़गंज भाग जाता है। उसके बाद जो कुछ भी होता है आप तो जान ही चुके हैं। अब जब यह बात अजय को पता चलता है कि गौतम तो अपने घर आ गया है और बेफिक्र होकर वो घूम रहा है, लेकिन वो आरती को लेकर नहीं आया है, अजय एकदम से घबरा जाता है और वो एक दिन जाता है गौतम से मिलने के लिए और गौतम से कहता है कि गौतम, तुम तो आरती को अपने साथ लेकर गए थे ना, तो आरती कहाँ है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। अब गौतम कहता है कि वो कहाँ है मुझे नहीं पता और यह बात तुम उसकी माँ से जाकर पूछ लो, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अजय बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्यों, तुम ही तो लेकर गए थे ना उसे, तुम भगा कर ले गए थे, अब वो कहाँ है क्या तुम्हें नहीं पता। अब जो गौतम था वो कहता है कि तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले, क्या तुम उसके बाप लगते हो या फिर उसके भाई लगते हो, जो इस तरह से तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो कहाँ है नहीं है, जाओ उसकी माँ से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। इस तरह से जब वो कहता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अजय ज़्यादा पूछ नहीं सकता था। अब वो उसी वक्त आरती के घर का पता लेते हुए चला जाता है आरती की गाँव, क्योंकि जो अजय था वो दूसरे गाँव का रहने वाला था और गौतम और आरती एक ही गाँव के थे। अब अजय चला जाता है पता पूछते पूछते आरती के गांव। आरती के गांव जाने के बाद कुछ औरतों से जब उसके घर का पता पूछता है तो औरतें बता देती है। अजय आरती के घर जाता है, उसकी माँ आंगन में ही बैठी हुई होती है। अजय कहता है कि आंटी, मैं आरती के साथ पढ़ता था उसी के कॉलेज में, आरती के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आरती फ़िलहाल है कहाँ, उसके बारे में कुछ पता है क्या आपको। अब जो आरती की माँ थी वो सारी बातें बताती है और रोने लगती है वहीं पर। आरती की माँ कहती है कि मैं गई थी गौतम के घर उससे पूछने के लिए, लेकिन गौतम ने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने एक पता दिया है और कहा है कि आरती यहीं पर हो सकती है। अब जो अजय था आरती की माँ से वो पता लेता है और कहता है कि ठीक है आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरती को लेकर आऊँगा। उसके बाद अजय चला जाता है अपने गांव। गांव जाने के बाद अब उसके पास तो पैसे नहीं थे, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उधार लेता है। लगभग उसके पास 5 से 6 हज़ार रुपये हो जाते हैं। अब उसके बाद वो सीधा चला जाता है दिल्ली के पहाड़गंज में। वहाँ जाने के बाद जब उसी कमरे में जाता है जहाँ पर आरती रहती थी, तो वो कमरा पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई नहीं था। जब आजू बाजू की औरतों से वो पूछता है तो कहती है कि उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो लड़की यहाँ पर नहीं आई, वहाँ से कहाँ गई हमें नहीं पता। अब जो अजय था उसी हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर आरती एडमिट थी। हॉस्पिटल में जाकर सारा वार्ड वो चेक करता है, लेकिन आरती कहीं पर नहीं मिलती है। पूरा हॉस्पिटल छानबीन करने के बाद अब वो हॉस्पिटल के बाहर आता है, एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और वो आरती के बारे में ही सोचने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी काले रंग की कार आकर वहाँ पर खड़ा होती है और उस कार में से कुछ 3 सरदार निकलते हैं, जो कि शायद पंजाब के थे, कुछ पंजाबी लोग थे। सभी के हाथों में थर्मस थी, बड़े बड़े बिस्किट के पैकेट थे, ब्रेड के पैकेट थे। उस गाड़ी को रुकते देख अब वहाँ पर उस साइड जितनी भी महिलाएं और मर्द बैठे हुए थे सभी लाइन लगा लेते हैं। सभी के हाथों में एक गिलास होता है और एक प्लेट होता है। अब जो गौतम था उसको ऐसा लगता है कि शायद आरती इसी भीड़ में तो नहीं। अब उसी भीड़ में वो आरती को देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद अब गौतम को आरती नज़र आ जाती है। आरती की हालत देखकर अजय की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहीं पर रोने लगता है। कुछ देर रोने के बाद अब वो घूम कर जाता है आरती के पास और पीछे से आवाज़ लगाता है, आरती। जब आरती यह बात सुनती है तो पीछे घूमकर देखती है तो सामने अजय खड़ा होता है। अब वहीं पर ग्लास और प्लेट फेंकती है और दौड़कर अजय के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आरती के साथ साथ अब अजय भी रोने लगता है। जितनी भी महिलाएं थी वहीं पर आरती के संग की वो लोग हैरान में रह जाती है कि आखिर ये लड़की रो क्यों रही है। कुछ देर आरती जब उसके गले लगकर रोती है तो अजय चुप कराता है। उसके बाद जो बगल में महिलाएं थी वो महिलाएं पूछती है आरती से कि आरती ये लड़का कौन है।
तब जाकर आरती कहती है कि मैंने बताया था ना कि एक लड़का मुझसे प्यार करता था, वो लड़का यही है। उसके बाद जो अजय था आरती को ले जाता है उसी कमरे पर जिस कमरे पर आरती रहा करती थी किराए पर। वहाँ ले जाने के बाद उसे फ्रेश करवाता है, अच्छे अच्छे खाना लेकर आता है, उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। उसके बाद जो आरती थी अजय को पाकर बहुत खुश हो जाती है। अजय से कहती है कि अजय तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए तुम मुझसे मिलने के लिए, मैं हर रोज़ तुम्हें याद करती थी। अजय कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर हो, पहले तो तुम गौतम के साथ आई थी, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि उस लड़के के चक्कर में मत पड़ो, उससे बात मत करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। अब यह बात सुनकर फिर से वो रोने लगती है और कहती है कि अजय मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो अजय आरती को लेकर चला जाता है नज़दीकी एक मंदिर में। मंदिर ले जाने के बाद वहीं पर दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 2-3 दिन के बाद अजय आरती को लेकर उसके गांव आ जाता है जलपाईगुड़ी। गांव आने के बाद उसे उसके घर लेकर जाता है। आरती की माँ जब आरती को देखती है तो बहुत खुश होती है, गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद आरती अपनी माँ को भी सारी कहानी बताती है। एक दिन मायके में रहने के बाद उसके बाद अजय आरती को अपने घर ले जाता है। जब अजय के माता पिता देखते हैं कि अजय शादी कर लिया है तो उसके माता पिता भी ज़्यादा खिलाफ नहीं होते हैं, क्योंकि अजय पहले ही आरती के बारे में सारी बातें बता चुका था। अजय के माता पिता भी दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज आरती अजय के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।